हेलो स्टूडेंट्स, आप तमाम छात्र छात्राओं का आपका अपना YouTube चैनल हरिनंदन मैथमेटिक्स में स्वागत है। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चंस आपको बताएंगे क्योंकि परीक्षा आपका नज़दीक है। अब ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे कैसे बनता है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कोशिश कीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको 50 नंबर का आने वाला है। सारे लोगों को पता होना चाहिए कि 100 का ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से आपको 50 चुन के बनाना है। और आप देख लेंगे जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है वो क्वेश्चन को आप बनाएंगे, गलती स्टेप नहीं लेना है, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले हमारे बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे बोर्ड पे अभी 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को हम देख रहे हैं कि कैसे बनाना है इसको। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां से आप देखिए कि यदि आपको 7 और 2 समीकरण इतना बराबर 0 के 2 मूल हो तो तीसरा मूल क्या होगा इसका। तीसरा मूल इसका ज्ञात करना है आपको, और आप इसको थोड़ा ढंग से देखेंगे तो बन जाएगा आपको। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ अप्लाई कर लेते हैं। जरा सा ध्यान से देखिए, तो अगर हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे तो अगर हम R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 अप्लाई कर लेते हैं तो देखिए तो क्या होता है जरा सा। चलिए मैं यहां पे कोशिश करता हूं बनाने का। चलिए हम लोग इस पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। R1 में अप्लाई कर लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा जरा देखिए तो। इसमें जोड़िए तो x प्लस 9 हो जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा, इसमें भी x प्लस 9 हो जाएगा और इसमें भी x प्लस 9 हो जाएगा। यह हिसाब बनाने का मकसद मेरा है कि आप डिटर्मिनेंट को भी सीखिए। R1 में मैंने अप्लाई कर दिया तो सारे को जोड़ देंगे। चलिए, बाकी में कोई अप्लाई नहीं करना है। 2 लिख दीजिए, x लिख दीजिए, फिर आपका 2 है लिख दीजिए, और यहां से 7 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए और x लिख दीजिए। कुछ बाहर निकलने वाला है देखिए तो। आपको इसमें से R1 से x प्लस 9 को बाहर निकाल लेना है। तो क्या बच रहा है आपका जरा सा देखिए, यहां पे 1 1 1 बचेगा, 2x 2 बच रहा है, यहां पे 7 6 और x बच रहा है। टेक्निक समझिएगा जरा सा। आपको 2 ठो मूल इसमें दिया गया है, 7 और 2 दिया गया है। तो इसको जब हल करेंगे ना तो 7 और 2 आ जाएगा। तो एक तीसरा मूल में तो 9 नहीं है भैया, देख लो x प्लस 9 बराबर 0 आएगा। इसका मतलब है कि x बराबर 9 आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा। यही आपका तीसरा मूल हो जाएगा, यानी ए नंबर आपका सही हो जाएगा। जब आप इसको हल करोगे पता होना चाहिए कि अगर 1 1 आ जाता तो बहुत आसानी से C1 में C2 को घटा दीजिए, C2 में C3 को घटा दीजिए, तो आपका 2 0 होगा तो एक आसानी से निकाल लेंगे तो आपको मूल निकल जाएगा। लेकिन मैं टेक्निक बताया आपको कि अगर इसमें तो देखो भाई x प्लस 9 है, इसका मतलब हमको 7 और 2 दिया गया है तो तीसरा मूल पूछा जा रहा है। तीसरा यही कंडीशन होगा कि x प्लस 9 बराबर 0। देखो बराबर 0 है ना, सबके बराबर में 0 है भाई, सबके बराबर में 0 है। इसका मतलब इतना बराबर 0 हो जाएगा तो हमारा माइनस 9 आ जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए, इसका ए नंबर हो जाएगा आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल हो तो कहता है इसमें से कौन सही होगा। जरा ध्यान से देखना। अगर हम R1 में फिर से अप्लाई करते हैं, R1 में करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। जरा ध्यान से देखना, R1 में अप्लाई कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। तो सब में क्या हो जाएगा जरा देखो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना, बाकी नीचे कुछ नहीं करना है। ओमेगा रह जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकल जाएगा जल्दी से देखना जरा सा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका 1 1। अच्छा, एक चीज और बहुत आसान, ये जो होता है ना बउआ, याद रखना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है।
आप पढ़िएगा ना, तो अगर ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर घनमूल निकालना होगा इकाई अंक का, तो उसके लिए फार्मूला है, याद रखना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों 0, तो इसका मान 0 हो जाएगा। फटाक से याद रखिएगा और मार दीजिएगा। यह क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, टेक्निक से जल्दी से बनाइए। ये 18 18 मिल गया, 6 6 मिल गया, 2 2 मिल गया, इसका मतलब क्या 1 माइनस एक्स बराबर 6 माइनस एक्स बराबर 6 माइनस 1 माइनस एक्स बराबर 5 एक्स बराबर माइनस 5। देखिए विकल्प एक्स बराबर माइनस 5 कैसे हो गया। ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, फटाफट ऑब्जेक्टिव में करना है। चलिए 4 नंबर तो आप कर सकते हो, 2 नंबर में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप इसका मान डिटरमिनेंट में कैसे निकाल सकते हो। चलो तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे डिटरमिनेंट बराबर 317502253। इसका हल कीजिए तो आप यहां से फर्स्ट रो से इसको हल कर लीजिए। 3 लीजिए, ये डिलीट, ये डिलीट, ये बचा आपका 0 माइनस 5 दूनी 10, एक प्लस लिए तो दूसरा माइनस लेंगे, ये डिलीट, ये डिलीट, चलो भाई ये डिलीट, ये नहीं 5 दिया 15 माइनस 2 दूनी 4, प्लस लेंगे 7, ये डिलीट, ये डिलीट, बचे 25 में से 0 घटा दो, यानी हो गया माइनस 30 माइनस 11, 25 सते 175, यानी हो गया ये आपको 1 माइनस 41 प्लस 175, घटा दो कितना बच जाएगा भाई, 4 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 134। देखिए कहीं 134 है, सी नंबर आंसर आपका आ गया। तो याद रखिएगा 2 नंबर में भी इस तरह का डिटरमिनेंट का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर में ये पूछेगा आपको हल करने के लिए इतना दिया रहेगा, पूछेगा इसका मान क्या होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन में भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, जरा समझने का कोशिश कीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन बहुत सुंदर है, जरा से इसको ध्यान से देखा जाए। अगर ये ए बी सी जो है ना एपी में हो तो सारणिक का मान निकाला जाए। कैसे निकालेंगे इसको, जरा ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं इसको। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। R2 में अप्लाई करके देखिए तो क्या होता है। 5 नंबर का R2 में अप्लाई कर दीजिए, इसको 2 गुना कर दीजिए, 2R2 में से घटा दीजिए तो इस दोनों को दुगुना करेंगे, 3 दूनी 6 और 4 2 6 घट जाएगा। चलो ठीक है, R1 प्लस R2 को घटा दीजिए इसमें से जोड़ के। अब बताइए तो क्या करना है आपको। देखिए बहुत अच्छा हिसाब है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है बहुआ। ऊपर में कुछ नहीं किया है, x प्लस 2 रहने दीजिए, x प्लस 3 रहने दीजिए, x प्लस 2a रहने दीजिए। चलो दूसरा लाइन इसमें अप्लाई करो, इसको दुगुना कर दो तो 2x प्लस 6 माइनस इस दोनों को जोड़ के घटाओ तो 2x हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दो भाई, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0। इसी तरह से ये भी करो, दुगुना करके दोनों को जोड़ के घटा दो। नहीं दुगुना करेंगे 4 दूनी 8, 5 दूनी यहाँ हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बट ये नहीं होगा, यहां देखना जरा सा, यहां पे क्या हो जाएगा जरा देखो, इसको दुगुना करो 2x प्लस कितना हो जाएगा जल्दी से देखिए, 4b हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस कर दो, इस दोनों को जोड़ो तो 2x प्लस 2a प्लस 2c। ठीक है ना, चलो ठीक है, इसको घटा देते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 4b माइनस 2x माइनस 2a प्लस 2c। ठीक है, ये और ये कैंसिल, बताओ तो क्या बचा, 4b माइनस 2a प्लस 2c। सब में से 2 बाहर निकाल दो तो 2b माइनस हो गया a प्लस c। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2b माइनस इसके बदले में भी 2b यानी 0, 2 ये भी 0 हो गया। कैसे, आपको पता होना चाहिए ABC अगर AP में है तो इसका दुगुना इसके योगफल के बराबर होता है, पढ़े होंगे आप। अगर ABC AP में होता है
तो बीच वाला का दुगुना और दोनों किनारे वाले के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए, ये भी आपका 0, ये भी आपका 0, लास्ट में नीचे में क्या बचा जरा देखो तो बउआ, x + 4, x + 5, x + 2c। इसका मतलब क्या, ऑल एलिमेंट्स आर 0, किसका, तो R2 का, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 0 देखो तो A नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब तो फटाफट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि f of x1 बराबर f of x2, x1 x2 के बराबर हो जाए, x1 बराबर x1 और x2 के बराबर हो जाए, तो कहता है x1 x2 फॉर ऑल वैल्यूज, x1 x2 a का एलिमेंट, तो फलन f जो है ना a से b में कैसा फलन होगा, एक एक फलन होगा। ये परिभाषा ही है बउआ, याद रखना। अगर ऐसा है तो एक एक फलन, ऐसा नहीं है तो मेनी वन फंक्शन, यानी अनेका अनेक फलन हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसका ए आंसर हो जाएगा छठा का। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि R से R में एक फंक्शन है f of x बराबर 2x + 3। तो कहता है इसका इस तरह से परिभाषित है, तो इसका अपोजिट निकालना है, इसका विलोम निकालना है, तो f का इनवर्स निकालना है और x निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, जरा सा टेक्निक समझ लीजिए। इसमें बहुत आसान है बउआ, x लिख देना, x में क्या करना, इस 3 को घटा देना, प्लस है तो माइनस कर लेना, बटे में x के गुणक से भाग दे देना। ये आपका आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा आपका। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना, जल्दी से बन जाएगा आपका। ये क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, f a से b एक अनाच्छादक फलन है, अनाच्छादक फलन है, यदि इसमें से कौन सा विकल्प होगा, f का सारा एलिमेंट जो है f a का एलिमेंट होगा, ये जो b होता है ना, b, इस डब्बे को b कहा जाता है, b का एक सबसेट होगा, b का एक सबसेट होगा। और इसके जो, अगर ध्यान देना जरा सा, इसमें जो भी एलिमेंट्स है इसका सबसेट है, इसका मतलब इसमें एलिमेंट बचेगा। फंक्शन में तो इसमें तो बचना ही नहीं चाहिए, ये इसका प्री इमेज है। अगर इसमें कोई बच गया इमेज के बाद, तब इसको अनाच्छादन फलन कहेंगे, ये हो जाएगा। अदरवाइज क्या, अगर आच्छादक होगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आच्छादक फलन हो जाएगा ना, तो ये दोनों कहने का मतलब जरा सा देखिए तो, अगर हमने कहा कि इसमें 1 2 3 है, इधर आपका ए बी सी है, इसका ये है, इसका ये है भाई, इसका ये है, एक एक सबका, इसमें एक भी नहीं बचा है ना। तो कहने का मतलब इस डब्बे का जो भी है उसका एक प्री इमेज इसमें है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, आच्छादक फलन होगा, बराबर होना चाहिए। तो आच्छादक अगर सबसेट है तो अनाच्छादक, आच्छादक का मतलब ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर इसी तरह का बात हो जाए 1 2 3, ठीक है ना, और इस तरफ हो जाए ए बी सी डी, चलो तो 2 का डी हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा, एक तो बचा रह गया ना भाई, बचा रह गया। इसका मतलब क्या, ये जो है ना इसका सबसेट है, सबसेट है नहीं, इसका क्या है, सबसेट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनाच्छादक फलन, जिसको इनटू फंक्शन भी कहते हैं। बच गया तो इनटू फंक्शन, नहीं बचा तो ऑन टू फंक्शन, याद रखिएगा सब लोग। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि फलन n से n इस प्रकार परिभाषित है, उसी तरह जल्दी से बताओ तो क्या हो जाएगा। अगर फंक्शन आपका 4x, क्या बोलोगे, x - 3 बटा में हो जाएगा 4, x - 3 बटा में हो जाएगा 4, डी नंबर आंसर हो जाएगा। डी नंबर आंसर, इसका बी नंबर आंसर हो गया था। ये तो सारे लोग को समझ में आता होगा, संक्रिया वाला हिसाब। संक्रिया का चिन्ह 2 तरह से लिखा जाता है, जरा ध्यान से देखना, 2 तरह से। एक बार संक्रिया को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, संक्रिया को 0 से लिखते हैं, या इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा लिख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि हमको दिया है ए संक्रिया b बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सबसे पहले इसको निकालो ना भाई, 1 संक्रिया 2 लिखा हुआ है, तो जल्दी से करो। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 यानी 5 आ गया। अब किसका मान निकालना है? इसका मान तो 5 निकाले हो, 5 25, इसका मान 5 25, 25 में 25 जोड़ दो, 50 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, डी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इसका। तो आप देखेंगे ये किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। तो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हुआ है, फिर हम बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन आगे आपको 11 नंबर से, कि आप देखिए 11 नंबर से क्वेश्चन क्या होता है। 11 से फिर हम लोग हल करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कौन होगा? कौन होगा? चलिए जल्दी से, आप लोग अगर देख रहे हैं तो आप जल्दी से बना के बताइए क्या होगा, फिर आप विकल्प मिला लेंगे। जल्दी से बोलिए क्या आंसर होगा। चलिए दोनों को बराबर किया जाए। सॉल्यूशन में आप देखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड है। आप इसको क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ठीक है, गलत की सही? चलिए मैग्नीट्यूड इसलिए दिया गया था, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा होता है इसमें, साइन थीटा एंड यूनिट कैप का स्क्वायर कर देंगे तो खत्म हो जाएगा भाई, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। इतना बराबर हो जाएगा आपका। फिर इसको लिखा जाए ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। डॉट में क्या होता है ना, देख लीजिए कोस थीटा, डॉट में कोस थीटा और क्रॉस में साइन थीटा होता है। अब देख लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। समझ में आ गया होगा क्या होगा। टेन थीटा बराबर कितना 1, यानी टेन थीटा बराबर 10 कितना π/4, यानी ये थीटा बराबर π/4। आपका आंसर π/4 हो गया। चलिए जल्दी से देखिए 2 नंबर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन लिखा रहा हूं आपको, देखिए तो ताश के 52 पत्तों में से, ताश के 52 पत्तों में से यदि एक पत्ता खींचा जाए, एक पत्ता खींचा जाए तो इसके इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता सब लोग बताएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। ए विकल्प हो जाएगा आपका 1/26, बी में हो जाएगा 1/13, सी में हो जाएगा 1/52 और डी में हो जाएगा 1/4। जल्दी से बताइए, 4 इक्का होता है ना, 4/52, 13 चौक 52। ये तो आसान क्वेश्चन था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान क्या होगा। चलिए विकल्प ए में दिया गया है 7π/6, बी में दिया गया है π/3, सी में दिया गया है π/6 और डी में दिया गया है 5π/6। जरा से इसको हल करके देखा जाए कैसे बनेगा ये वाला क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान हमको निकालना है। तो आप क्या बता सकते हो भाई, देखो तो 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 और पाई। आप जानते हो ना कि कॉस का जो रेंज होता है ना वो 0 से पाई के बीच होता है। यहाँ पे आपका 76, 18, 27, 210 डिग्री हो गया जो इससे बाहर है। तो आपको क्या करना है, आपको इसके भीतर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको चेंज करना पड़ेगा। कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6 लिख दीजिए। अब बताइए क्या रिजल्ट हो जाएगा।
लिखिएगा कॉस इनवर्स पाई प्लस थीटा, तीसरा घर में जाएगा, कॉस तो चेंज नहीं होगा, कॉस रह जाएगा थीटा पाई बटे 6, यहां माइनस। अब बताओ ये माइनस हटेगा तब तो ये हटेगा, माइनस अंदर भी नहीं ले जा सकते हैं। क्यों नहीं ले जा सकते हैं? क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर, याद रखना, माइनस साइन थीटा। टेन माइनस थीटा बराबर होगा माइनस टेन थीटा। चलो बाबा ये चीज याद रखना, तो इसको फिर चेंज करना होगा, कॉस इनवर्स। अब ये पता करिए कि ये किस घर में माइनस होगा, दूसरा में भी और तीसरा में भी। लेकिन याद रखिए रेंज तो मेरा पाई तक है, तो आपको मालूम है कि दूसरा घर में ही पाई तक का रेंज हो जाता है। तो आप यहां लिखिएगा, दूसरा में ले जाओ इसको, कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पाई बटा 6। ये क्वेश्चन में फंसता है आदमी, 2 नंबर का भी पूछता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस कितना 6 लघुत्तम, 6 पाई में से 1 पाई घटा दीजिए, 5 पाई बटा 6। अब ये बोलो बउआ क्या होगा, कैंसिल, 5 पाई बटा 6 देखो आंसर में है, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। आज हम ऑब्जेक्टिव का स्टार्ट कर दिए हैं, चलेंगे लगातार देंगे ऑब्जेक्टिव। आप देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक क्वेश्चन और है, 14 नंबर क्वेश्चन। यदि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर आपको दिया गया है √26, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर दिया गया है 7 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड दिया गया है 35, तो पूछता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। एक सूत्र आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो, जरा ध्यान देना, याद रखना। वेक्टर ए, अच्छा विकल्प दे देता हूं, ए का 8, बी में 7, सी में 9, डी में 10। अब कौन सा विकल्प होगा जल्दी से देखा जाए। डी में 12 कर दीजिए, अच्छा कुछ भी रहना चाहिए, चलिए 12 कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक सूत्र को याद रखोगे तो बहुत अच्छा काम करेगा वेक्टर में। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर वेक्टर ए के स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, बस आप इस फॉर्मूला पर लगा दीजिए, आपका जल्दी से बन जाएगा। चलिए यहां पर क्या बोलिएगा, 35 का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर, इसका मान √26 का स्क्वायर, इसका मान 7 का स्क्वायर। चलिए 35 गुना 35 हो जाएगा 3 4 तिया 12, 1225 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के स्क्वायर 26 हो गया गुना कितना 7। अब जरा सा देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 26 गुना 7 कर लीजिए, 26 और गुना 7 कर लीजिए। 7 कैसे होगा भाई, 7 7 49 हो जाएगा। 26 गुना 49 कर लेंगे तो आपको आ जाएगा 1274, 1274 और इसको उठा के उस तरफ ले जाओ, माइनस कर दो 1225। कितना बचा जरा ध्यान से देखिए, कितना बचा देख लीजिए जल्दी से ध्यान से, 49 बचना चाहिए। और ये किसके बराबर बचा है रे, स्क्वायर भी है, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा √49 जिसका मान 7 आ जाएगा। 7 आपका बी में है, आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और, बहुत हल्का क्वेश्चन, और थोड़ा सा हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा दिन कल हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का टोटल इंपॉर्टेंस दे देंगे हम, इसलिए चलिए 15 नंबर देखिए। अगर हमको पूछा जाए इंटीग्रेशन में कि dx बटा √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से आप बता सकते हो भाई। विकल्प ए दिया गया है आपका √x प्लस के, जल्दी से सोच के रखो। बी में रहेगा 2√x प्लस के, 2√x प्लस के। सी में रहेगा x प्लस के, x प्लस के। डी में रहेगा 2/3 x की पावर 3/7
सॉरी 3/2 प्लस के। जल्दी से बताइए, तो आंसर होना है आपको। आप क्या पढ़े हो? रूट एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन भी याद है कि नहीं? 1/2 रूट एक्स होता है। इस 2 को हटा दो तो यहां दे दो भाई, तो अब इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। सीधा से याद रखना है, जिसको डिफरेंशिएशन होगा ना उसको इंटीग्रेशन भी याद हो जाएगा। तो चलिए देख लेना है। और अब हम कल जो है ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का प्योरली देंगे आपको ऑब्जेक्टिव, आप देखेंगे ध्यान से, और आप थोड़ा सा ना मेहनत करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।